नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं पहले बात देश के कानून की। देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी है। अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलेंगे। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड 1860 नए रूप में भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 182 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1873 नए रूप में भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 होगा। तो अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानून बदलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में ये 3 बिल पेश किए हैं। कुछ अहम जो पहलू हैं इसका उनका हम जिक्र कर देते हैं। इसमें राजद्रोह के कानून को भारत की एकता, समृद्धता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य के रूप में इसे रखा गया है। न्यूनतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। आतंकवाद के खिलाफ नया कानून है, इसमें मौत की सजा है। बलात्कार के लिए सजा बढ़ाई गई है। न्यूनतम सजा जो पहले 7 साल की थी वो अब 10 साल कर दी गई है। मानहानि कानून को बरकरार रखा है। 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा है। संगठित अपराध के विरुद्ध बिल्कुल नया कानून, यदि इसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मौत की सजा होगी। नए कानून के तहत भारत में सजा के एक नए रूप में सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत होगी। तो कुछ ये अहम पहलू हैं और इस पर और गहराई से समझने के लिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, तो जो ये नई प्रणाली एक तरह से ये आ रही है, इसको हम कैसे देखें? नए नाम हो जाएंगे, किस तरह से बदलाव हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में देखेंगे हम इससे? जी बिल्कुल, देखिए हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में भी सेडिशन खासतौर पर इस तरह के कुछ कानूनों पर अदालत ने बार बार सवाल उठाए हैं। सेडिशन पर कहा था कि आज़ादी से पहले के इस कानून की क्या जरूरत है, आज़ादी के 75 साल बाद इस कानून की क्या जरूरत है। सेडिशन पर रोक लगा दी थी। तो अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है इस नए कानून में, लेकिन उसको और स्ट्रिडेंट बना दिया और कड़े प्रावधानों के साथ, क्योंकि लॉ कमीशन ने भी इसी तरह की अपनी सिफारिश की थी। उसका नाम जरूर चेंज कर दिया है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से, उसको दूसरे नाम से यहाँ पर देश की एकता, अखंडता को जोड़ते हुए लेकर आ रहे हैं। टेरर के जो मामले हैं, आतंकवादियों के मामले, उसको काफी कड़े प्रावधान किए गए हैं। रेप के मामलों के कड़े प्रावधान किए गए हैं। पीड़ितों की, यौन शोषण की पीड़ितों के जो उनकी पहचान उजागर करनी है, उसमें 2 साल तक की सजा के प्रावधान कर दिए हैं। डिफेमेशन जैसे केस को, मानहानि को, आपराधिक मानहानि जिस पर अभी राहुल गांधी को के मामले में काफी हमने देखा सुर्खियों में रहा, वो बरकरार रहेगा, लेकिन उसमें एक और चीज जोड़ दी गई है। अभी तक 2 साल मैक्सिमम उसमें सजा थी या जुर्माना था, लेकिन अब एक कम्युनिटी सर्विस उसमें जोड़ी गई है, यानी सामुदायिक सेवा के आदेश भी अदालतें दे सकती है। एक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक नई चीज है आपराधिक न्याय शास्त्र में कि इस तरह के आदेश, हालांकि हाई कोर्ट देते रहे हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट देते रहे हैं। हमने देखा है कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके पेड़ लगाइए, गरीब लोगों की सेवा करिए, ओल्ड एज में जाइए, इस तरह के होते रहते थे, लेकिन ये अब कानून में प्रावधान आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा असर इन सब कानूनों का पड़ेगा, क्योंकि 1860 में जो कानून आया था वो IPC जो है वो 1860 का है। CRPC जो है 1882 की है, जिसको अमेंड किया गया 1898 में, और एविडेंस एक्ट भी 1873 का है, जिसमें अमेंडमेंट आखिरी में 1973 में हुई थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जोड़ा गया है, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं, क्योंकि ये एक ऐसे मामले हैं जिन पर विषय पर शोध होना बहुत जरूरी है कि जमीन पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जमीन पर ये क्या भारत के लिए बेहतर होंगे। पुराने कानूनों को कम किया गया है, 511 कानून थे जो घट के 356 हो गए हैं। नए इसमें चैप्टर भी घटाए गए हैं, बहुत सारी चीजों में प्रावधान किए गए हैं। हमने देखा कि किस तरीके से सड़क दुर्घटना जैसा अपराध, जिसको बहुत छोटा अपराध माना जाता था निधि, उसको बहुत कड़ा अपराध बनाने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। यानी सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर कुचलने वाला अगर भाग जाता है, मौके पर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देता, तो वो बहुत कड़ा अपराध बनने जा रहा है। इस प्रावधान के मुताबिक उसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, यानी जमानत तो आप भूल जाइए, 10 साल की सजा। सड़क दुर्घटना में अभी तक 2 साल की सजा थी, इसलिए सड़क दुर्घटना में करने वाले को थाने से ही जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब उस कानून को कड़ा कर रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं में एक मैसेज जाए, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए
कि सड़क दुर्घटना में अगर आप लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनते हैं तो आपको 7 साल और जुर्माना दोनों की सजा होगी। यहाँ पर अभी तक अगर लापरवाही से तेज वाहन चलाने से कोई मौत होती थी तो सिर्फ और सिर्फ या तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती थी या आप जुर्माना देकर भी छूट जाते थे, लेकिन अब वो सजा भी 7 साल तक की हो गई है और जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई मौके से फरार हो जाता है, इसकी सूचना नहीं देता, यानी कंपलसरी एक तरह का कंपेल कर रही है सरकार कि जो सड़क दुर्घटना करता है, वाहन से किसी की मौत का कारण बनता है, वो भागे नहीं, वो मौके पर खड़ा हो, मदद करने की कोशिश करे, पुलिस को सूचना दे, वरना 10 साल और जुर्माने की सजा है, यानी जमानत तो भूल जाइए। ये कड़े प्रावधान यहाँ पर लाने की कोशिश है। एक और रेप केस में जोड़ा गया है। अभी तक जो है वो शादी का वादा करके जो रेप के मामले थे उसमें अदालतें कुछ फैसले देती रही हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं था। लेकिन यहाँ पर उसे भी जोड़ा गया है कि शादी का वादा करके अगर आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं महिला के साथ तो वो रेप की श्रेणी में होगा। मैरिटल रेप, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, सुनवाई कर रहा है कि मैरिटल रेप को अपवाद जो है वो खत्म होना चाहिए, पति के खिलाफ भी रेप का मुकदमा हो, उसको भी अभी यहाँ पर बरकरार रखा गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यहाँ पर शुरुआत, जल्द से जल्द तरीके से अदालत में त्वरित न्याय की व्यवस्था, ये तमाम चीजें लाई गई हैं। बहुत सारी चीजें हैं, नाम बदल दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे के ऐसे सेक्शन जरूर चेंज हो गए हैं, धाराएं बदल जाएंगी। जो फिल्मों में हम कहते थे, जो तकरीबन सब लोग जानते हैं, धारा 302 दफा 302 वो दफा 302 न रहेगी, 101 हो जाएगी। इस तरीके से धाराएं बदल गई हैं। 376 सबको पता था रेप की धाराएं होती हैं, वो बदल जाएंगी। निश्चित तौर पर बहुत सारे बदलाव हैं, उनको समझना होगा, जमीन पर कितना असर होगा, और जितने भी एक्सपर्ट हैं वो भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसका जमीन पर क्या इम्पैक्ट होगा। और इसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी भी गया है, वहाँ भी इसकी जांच होगी। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल भी उठेंगे, बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी आएंगी। जो जब ये कानून बनेंगे तो निश्चित तौर पर वो चैलेंज भी होंगे। तो ये सब चीज़ें एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत आज से हुई है। अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून, अंग्रेज़ों का ज़माने का कानून, ये हमेशा बात होती रहती थी। अब भारत के नाम से एक कानून जो भारतीयों द्वारा बनाया गया है, वो कानून उसको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और ये एक बड़ी कवायद, मैं इसे कहूँगा कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। जो अंग्रेज़ों के जो नाम चलते थे कि अंग्रेज़ों का कानून है, अंग्रेज़ों का कानून है, उसी को हम बदलते रहते थे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जब अब अपने देश का एक कानून अपने द्वारा बनाया होगा, लेकिन वो किस तरीके से लागू होगा, उसमें क्या दिक्कतें आएंगी, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये अभी भी बहस का विषय बना रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष समझाने के लिए। तो दुर्घटना, अगर सड़क दुर्घटना होगी, किस तरह से कड़े प्रावधान होंगे, और अंग्रेजों के ज़माने के जो कानून है वो अब ये कह सकेंगे कि नहीं, वो बदल जा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें, इस पर पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। These were colonial legacy. Now I will state and outline 3-4 cases. How the case decision will be fast tracked. SP Saab has become DGP to investigate it or monitor or supervise. He is not coming. Trial state. Now the current SP will do so after going through the documents. All the thanas are clogged with what? Case property, old bikes, old motorcycles, old cars. Now you get rid of all that. Have the videos, give it service. तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मणिपुर का हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंसा में अपराधियों और पुलिस की मिलीभगत के आरोपों की भी हो जांच में राज्य और केंद्र दे जरूरी मदद, अपराधियों से मिलीभगत करने वाले पुलिस वालों पर हो कार्रवाई, रैंक स्थित पद की परवाह किए बगैर हो कार्रवाई, महिलाओं के खिलाफ अपराध और जांच की धीमी गति पर सुप्रीम कोर्ट नाराज भी आज हुआ। कानून प्रवर्तन प्राधिकरण हिंसा को काबू करने में नाकाम रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 2 महीने में जमा की जाए विस्तृत जांच रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद राज्य से बाहर ट्रायल ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ। तो कुछ ही देर पहले आपको बता दें, मणिपुर से एक ताज़ा दृश्य आए हैं। एनडीटीवी की खबर का एक असर हुआ है। इम्फाल घाटी में बड़े पैमाने पर शांतिपूर्वक धरना
प्रदर्शन हो रहा है। हिंसा के दौरान गैंग रेप के एक अन्य मामले में सामने आने के बाद महिला समूह सड़कों पर निकल आई, वो बाहर आई और धरना प्रदर्शन कर रही हैं। महिला समूह चाहती हैं कि इस मामले को सीबीआई को दे दिया जाए, सीबीआई इस मामले की जांच करे और सबसे कड़ी जो कैपिटल पनिशमेंट है वो इस मामले में दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट में आज एक और मामला भी था। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 2017 के बाद के 183 मुठभेड़ों का ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि मुठभेड़ों की निगरानी की क्या व्यवस्था है, क्या मुठभेड़ों में एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन हुआ है। 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपे। इसी साल अप्रैल में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में ही फिल्मी अंदाज में हत्या कर दी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस मामले में ही नहीं बल्कि यूपी में हुए एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार 2017 से अब तक हुई 183 मुठभेड़ों का ब्यौरा दे। मुठभेड़ों की निगरानी की क्या व्यवस्था है, क्या मुठभेड़ों में एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई और ऑब्जर्वेशन दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट से साफ साफ पूछा कि हम रोज़ देखते हैं इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, जेल में हत्याएं होती हैं, पुलिस कस्टडी में हो रही हैं, एक्यूज़ को मार दिया जाता है, तो हमें ये बताइए कि आपके पास क्या मैकेनिज्म है जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करे और इनकी इंक्वायरी करे। साथ ही में जो मैंने पिटीशंस में कहा था कि 183 एनकाउंटर्स हुए हैं 2017 से, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में भी एक एफिडेविट फाइल करने को कहा है कि आपने क्या अब तक स्टेप लिए हैं, क्या इंक्वायरी की है, प्रोसिक्यूशन कहाँ तक पहुँचा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालात पर भी चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि हम यहाँ जांच के लिए नहीं हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई सिस्टम मौजूद है, ऐसा क्यों हो रहा है। चिंता की बात यह है कि जेलों में भी घटनाएं हो रही हैं, न्यायिक हिरासत में भी अपराध हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए अतीक की बहन आयशा नूर की भी याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। अपने इस कदम से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसके ज़हन में सिर्फ अपराध और अपराधी नहीं बल्कि पूरी कानून व्यवस्था है। और अब परीक्षा की घड़ी यूपी सरकार की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में ठोस दलीलों और आंकड़ों के साथ आना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव के हमले के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं। दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। महान साहित्यकार राम कुमार वर्मा जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जिन्हें ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और वह देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित पंक्तियां थी कि हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ये उसी किसान के लिए है, क्योंकि सोना चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता किसान के महत्व को नहीं समझेंगे। और इससे पहले यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। कहा नफरत, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बीजेपी की पहचान है। और अखिलेश ने कहा है कि किसानों की मदद और कृषि क्षेत्र में सुधार के बिना $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। गन्ने की कीमत दे रही है। हालांकि सरकार का प्रिय जानवर सांड है,
ये कोई छोटा इशू नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये किसान से गरीब से जुड़ा हुआ मसला है, और जो लोग सड़क से चल रहे हो उनके लिए डेंजरस है। ये कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए, गाड़ी जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेता सदन के ऑफिस में भी एक कर्मचारी काम करते थे, उनकी गाड़ी भी जानवर से टकराई थी, जिसकी वजह से जान चली गई, जान नहीं बची। और अब बात झारखंड की करते हैं। झारखंड में सरकार का ब्रिटिश उच्चायोग के साथ समझौते के तहत जो SC, ST, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। झारखंड सरकार की 2 स्कॉलरशिप UK जाने का जरिया बन गई हैं। पिछले साल के बाद इस साल 1100 आवेदकों में से 25 छात्रों को चुना गया है। ये छात्र UK के विश्वविद्यालय में मास्टर्स करेंगे। कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र UK जाएंगे। और ऐसे ही 2 छात्र हमारे साथ बात करने के लिए हैं। हसन हमारे साथ हैं, हसन अल बन्ना, और साथ ही मलिका महतो। तो पहले हसन, आपसे सवाल। बहुत बधाई आपको। बहुत लोगों का सपना होता है स्कॉलरशिप पाना, आपको मिली है। कैसा रहा अब तक का सफर? मेरा नाम हसन अल बन्ना हुआ और मैंने अभी जामिया मिलिया इस्लामिया से लॉ कंप्लीट किया है, और साथ ही मैंने हमारी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ एंड द प्रेसिडेंट भी, एसोसिएशन फॉर परिवर्तन ऑफ नेशन बोल करके, जो राइट बेस्ड लेजिस्लेशन पे काम करती है, उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेबल एक्सेस वल्नरेबल फैमिलीज़ के लिए। साथ में मेरी पढ़ाई 12th तक रांची से हुई थी और मैंने मदरसा में भी हिफ्ज़ कुरान कंप्लीट किया है। देन आफ्टर दैट मैंने जामिया का एंट्रेंस क्रैक किया था और अभी जामिया मिलिया इस्लामिया से अभी 2023 मई में मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया है। बिल्कुल। मलिका, आपको भी बधाई। विदेश जाने का सपना बहुत लोगों का होता है, पूरा हुआ है आपका, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा स्कॉलरशिप का नाम है ओवरसीज़ मरंग होम की स्कॉलरशिप एंड मेरा नाम मलिका महतो है। आई एम बेसिकली फ्रॉम जमशेदपुर एंड मेरा 12th तक मैंने अपनी पढ़ाई ह्यूमैनिटीज़ में की है एंड आफ्टर ह्यूमैनिटीज़ मैंने अपना ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी ऑनर्स किया सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से। मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने 1 साल प्रिपरेशन की नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की एंड मैंने बाहर भी कॉलेजेस के लिए अप्लाई किए, इंडिया एज वेल एज अब्रॉड के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। एंड सिंस 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था, तो वहाँ से फिर मेरे को ऑफ़र लेटर वगैरह आया। So I was pretty excited about that and प्लस जब मैंने स्कूल के टाइम पे मैंने फ़ाइन आर्ट्स में डिप्लोमा भी कर रखा है, सो मेरा पोर्टफोलियो में वो काफ़ी हेल्प करता है। पोर्टफोलियो मदद करता है। तो हसन, पढ़ाई जो है जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और आप एक तरह से प्रेरणा है समाज के अन्य छात्रों के लिए। जो हमारी लड़ाई पिछड़ा समाज की जो लड़ाई है और जो एक्सेसिबल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन जो सर्टेन सोसाइटी के सर्टेन वर्क के लिए रिजर्व्ड है, उसको जब तक चैलेंज हम नहीं करेंगे और जब तक मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हमारे जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, पसमानदा मुस्लिम या आदिवासी समाज या दलित समाज के जो लोग भी हैं, जब तक के वो यहाँ पर आएंगे नहीं और अपनी लड़ाई लड़ करके क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस नहीं करेंगे, ये तब तक हम कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। और एक सम्मानजनक जो डिग्निफाइड लाइफ की बात आर्टिकल 21 करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वो हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समाज के लोग आगे आएँ और ख़ास करके हेमंत सरकार जो झारखंड के अंदर में इस तरह की स्कीमें लेकर करके आ रही है, ये मरंग गोम के स्कॉलरशिप जो कभी आप सोच नहीं सकते हैं कि दलित समाज के बच्चे या आदिवासी समाज का बच्चा या एक पसमानदा मुस्लिम के लोग एक फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के पढ़ाई कर पाए। और हम ये देख पा रहे हैं कि इस तरह के स्कीम्स के ज़रिए से, जो कि हिंदुस्तान में अपने आप में एक यूनिक स्कीम है और इसका फ़ायदा की वजह से आज ये तीसरा बैच है जो 25 लोगों का अभी पढ़ने के लिए फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है, जो कि एक नेक्स्ट अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ के अंदर में एक लीडरशिप जो पैदा करने की बात की गई है, वो इस स्कीम के ज़रिए से वो फुलफ़िल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है।
हसन। मलिका, मेरा आपसे बस आखिरी सवाल ये कि आप अच्छी स्टूडेंट रही होंगी, स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दीजिए। अच्छी स्टूडेंट तो नहीं बोलेंगे, आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट, अबव एवरेज स्टूडेंट, लाइक 11th-12th में क्लास में टॉप 10 टॉप 15 में आ जाते थे, दैट वाज फाइन फॉर मी। एंड उसके बाद ग्रेजुएशन में आई परफॉर्म्ड गुड, एंड उसके बाद मेरे को लगा कि आई शुड एक्सेल अ लिटिल मोर, जिस भी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। तो आई अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में मेरे को पहला स्टेप था कि अपना जो प्रोफाइल है, मतलब हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब सबमिट करने पड़े थे। एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू हेल्ड किया गया था एक, जिसमें पूछा गया था कि हम HR लेके क्यों पढ़ना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स लेके क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो उसके बारे में मैंने एक PPT तैयार की थी, प्रेजेंटेशन तैयार की थी, जिसमें मैंने बताया था कि मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड आफ्टर आई डिड माई इंटरव्यू, आई वॉज प्रिटी सेटिस्फाइड कि लाइक एटलीस्ट आई गेव माई बेस्ट शॉट इन दिस। और यही था मेन सिलेक्शन प्रोसेस कि इंटरव्यू को क्रॉस करना था। सो बहुत बहुत धन्यवाद मलिका आपका और हसन आपका। तो हौसला और परिश्रम दोनों बनाए रखिए, और सरकार से अगर इस तरह से मदद मिल जाए स्कॉलरशिप की जो झारखंड में हुआ है, वो एक तरह से बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बेहतर कदम होता है। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, अब ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बात अब कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ बीजेपी ने ATM सरकारा कैंपेन लॉन्च किया है। बीजेपी की मांग है कि उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और कृषि मंत्री चेलुरायस्वामी इस्तीफा दें और इन दोनों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लोकायुक्त से कराई जाए। बीजेपी दफ्तर में लगा पोस्टर, DK शिवकुमार और रणदीप सिंह सुरजेवाला ATM में रुपए जमा करते हुए। दूसरे पोस्टरों में गांधी परिवार भी नजर आ रहा है कांग्रेस नेताओं के साथ। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार पर BBMP कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने बकाया जारी करने के लिए 15% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। इन्होंने फंड जारी होने तक BBMP का काम करने से मना कर दिया है। अब कर्नाटका कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन BBMP कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया है कि 26 महीने का बकाया मिलने पर ही अब काम होगा। उन लोगों ने काम नहीं करने का फैसला किया है, हम इसका समर्थन करते हैं। उप मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द बकाया का भुगतान कर दें। इधर DK शिवकुमार को BBMP कॉन्ट्रैक्टर्स घेर रहे हैं, तो वहीं मंड्या में कृषि मंत्री चेल्लुरायस्वामी के खिलाफ PSCS का पोस्टर लगा। चेल्लुरायस्वामी पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले की जांच CID कर रही है, जिसने कृषि विभाग के 11 अधिकारियों के मोबाइल फोन जांच के लिए जब्त किए हैं। बीजेपी चाहती है कि DK शिवकुमार और चेल्लुरायस्वामी के मामलों की जांच लोकायुक्त करे और दोनों ही अपने पदों से इस्तीफा दें। We impress upon this government, Congress government to immediately. हम चाहते हैं कि सरकार दोनों मामलों की जांच DK शिवकुमार और चेल्लुरायस्वामी की लोकायुक्ता को सौंप दें। गवर्नर से भी यही मांग की गई है। Already they have placed their demand to the governor. Immediately this action has to be taken. कांग्रेस ने बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ PSCM कैंपेन लॉन्च किया था और अब कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ बीजेपी ने ATM सरकारा कैंपेन की शुरुआत की है। लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में दोनों ही पार्टियां काफी आक्रामक हो गई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।
और राघव चड्ढा को सस्पेंड किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर सस्पेंड उनको किया गया। राज्यसभा के चेयरमैन ने राघव चड्ढा को सस्पेंड किया। उधर संजय सिंह का भी निलंबन बढ़ गया है। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट तक वो भी सस्पेंड रहेंगे। उधर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा हुआ। सुबह पर मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उठा। हंगामे के बाद लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इधर राज्यसभा भी स्थगित रही और इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी शामिल रहे। इस दौरान सभी सांसदों ने हाथ में बैनर, पोस्टर लेकर पैदल मार्च भी किया। राजस्थान में चुनाव करीब हैं। राजस्थान के विधायकों के लिए 160 फ्लैट बनकर तैयार हो गए। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3200 फुट के ये फ्लैट बहुत ही आलीशान है और इनमें सुख सुविधा का हर सामान मौजूद है। इनको 12 अगस्त को उद्घाटन इनका किया जाएगा। विधायकों के पुराने 55 घर तोड़कर 6 नए ये बनाए गए हैं। इनमें 160 फ्लैट्स हैं। ये 6 नए टावर्स हैं और इन पर 418 करोड़ की लागत आई है और ये सिर्फ 23 महीनों में बनकर तैयार हो गए। लेकिन नई विधानसभा को सिर्फ 4 महीने ही रह गए, इसलिए लगता है कि इनमें रहने का सुख जनवरी में जीतकर आने वाले नए विधायकों को ही मिल सकेगा। बात महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में आई फ्लू कंजंक्टिवाइटिस से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि 9 अगस्त तक महाराष्ट्र में कंजंक्टिवाइटिस वायरल के करीब 3.5 लाख मरीज मिले। लगभग हर जिले में कंजंक्टिवाइटिस के मरीज। महाराष्ट्र में करीब 3.5 लाख लोग इस वायरल संकट यानी कि आई फ्लू की चपेट में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीजों की बाढ़ बुल्ढाना जिले में दिख रही है। महाराष्ट्र में कंजंक्टिवाइटिस के 3,57,265 मामले दर्ज किए गए हैं। बुल्ढाना में सबसे ज्यादा 44,398 मामले हैं। इसके बाद नंबर आता है पुणे का, जहां 28,042 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जलगांव में 22,417, नांदेड़ में 18,996, चंद्रपुर में 15,348 और अमरावती में कंजंक्टिवाइटिस के 14,738 मामले सामने आए हैं। तो लगभग 1/3 मामले बुल्ढाना, पुणे और जलगांव में हैं। लक्षण की बात करें तो इसमें अचानक आंखें लाल हो जाती हैं, पानी निकलने लगता है, खुजली होती है, दोनों पलक सूज जाती हैं। प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या संदर्भात आज आम्ही सर्व फैलाव है काफी यहाँ। हम लगातार कैंप लगा रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश जारी है और जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि कैसे रहना है ताकि दूसरे लोगों में संक्रमण न फैले। आर्थिक राजधानी मुंबई में कंजंक्टिवाइटिस के 2,862 मरीज मिले हैं। बीएमसी के नायर अस्पताल की डॉक्टर नैना पोद्दार बताती हैं कि हर साल की तुलना में इस बार मरीजों की संख्या में बढ़त दिखती है और युवा सबसे ज्यादा इसके शिकार हैं। यंग पेशेंट्स ज़्यादा है, स्टूडेंट्स लोग हैं। हाँ, एज यंग मतलब जो वर्किंग क्लास है उनमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। स्कूल के बच्चों में भी हो रहा है और ओल्डर पॉपुलेशन में भी है, बट उसका इंसिडेंस कम है। कभी कभी एक ही फैमिली के मेंबर्स एक साथ आते हैं कि एक ही बॉटल दवा का लेते हैं और सारे लोग यूज़ करते हैं, तो वो ड्रॉप के वजह से भी फैल सकता है। दूसरी चीज़ एक महत्वपूर्ण है कि हर एक आदमी ने, जैसे कोविड में हमने बहुत ज़्यादा ध्यान से हाथ साफ रखा है या हैंड हाइजीन जो बोलते हैं वो किया, अगर वो करेंगे तो इसको बहुत कंट्रोल में ला सकते हैं। इस फ्लू इन्फेक्शन की वजह है एडिनोवायरस। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि आंखों पर अटैक करने वाला ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं, 1.5 से 2 हफ्ते में वायरस का असर खत्म हो जाता है। बुल्ढाना से संजय जाधव के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
देश की बात में आगे जानेंगे। अब टमाटर के दाम काबू में लाने के लिए ऑनलाइन बिक्री की कोशिश की गई। एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात महंगे टमाटरों की। सस्ते टमाटर के लिए सड़क से लेकर ऑनलाइन तक मारामारी मची है। अब भारत सरकार नेपाल से टमाटर मंगा रही है, जिससे टमाटर के दाम को काबू में किया जा सके। दरअसल 22 जुलाई से सरकार ई प्लेटफॉर्म ONDC के जरिए टमाटर की 70 रुपये किलो ऑनलाइन बिक्री शुरू की, लेकिन सुबह 9 बजे वेबसाइट खुलते ही 7 मिनट के भीतर 3000 किलो के टमाटर की बुकिंग हो गई। इसके चलते 10 मिनट के भीतर ही ऑनलाइन बिक्री रोकनी पड़ी। तो कोशिशें जारी है, लेकिन महंगी सब्जियां महंगी ही हैं। देश की बात में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।